नमस्कार दोस्तों। कश्मीर भारत का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। ये स्टेट चारों दिशाओं से घिरा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट में जिंजियांग और ईस्ट में तिब्बत, जो दोनों चाइना का पार्ट है। हिमाचल और पंजाब साउथ में और पाकिस्तान वेस्ट में और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में। ये पूरा एरिया 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बन गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब से पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में। जो भारत आज हम देख रहे हैं वो सरदार पटेल और वीपी मेनन की देन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर और वीपी मेनन सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स के असिस्टेंट में खुद जाकर अलग अलग राज्यों को कन्विंस किया कि वो भारत का हिस्सा बने। आज के टाइम पर कश्मीर का नॉर्दर्न और वेस्टर्न पोर्शन पाकिस्तान कंट्रोल करता है, जो दो एरिया कवर करता है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान कवर करता है 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो आज़ाद कश्मीर से 5 गुना ज़्यादा है। इंडिया मैनेज करता है सदर्न और साउथ ईस्टर्न पोर्शन, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो 1,01,437 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। इंडिया और पाकिस्तान जो पोर्शन मैनेज करता है उसे डिवाइड किया था लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो एग्री हुआ था 1972 में। चाइना एक्टिव हो गया था 1950 में कश्मीर के ईस्टर्न एरिया में और कंट्रोल कर लिया था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख का 1962 में, जो अक्साई चीन के नाम से भी जाना जाता है, और वो 42,685 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। पाकिस्तान सेंसस 2017 के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 1.8 मिलियन लोग रहते हैं और वहीं आज़ाद कश्मीर में 4.45 मिलियन लोग रहते हैं। शुरुआत में मौर्यन सम्राट अशोका ने 3rd सेंचुरी BCE में यहाँ बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया और 9th से 12th सेंचुरी के दरमियान ये इलाका हिंदू संस्कृति में आया। एक के बाद एक हिंदू वंश ने कश्मीर पर रूल किया 1346 तक, जब तक ये मुस्लिम रूल के अंडर आया। मुस्लिम पीरियड लगभग 5 सेंचुरी तक चला, जब तक ये 1819 में सिख सम्राट को मिल गया और फिर 1846 में राजा गुलाब सिंह और ब्रिटिशर के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी कहते हैं। राजा गुलाब सिंह ने सिख फाइटर्स के खिलाफ ब्रिटिशर्स की मदद की थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर ने जम्मू और कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को महाराजा बना दिया एज अ डोगरा रूलर ऑफ जम्मू। 1947 में जब ब्रिटिशर भारत छोड़कर जा रहे थे, तब ब्रिटिश इंडिया का कौन सा पार्ट पाकिस्तान बनेगा और कौन सा पार्ट इंडिया बनेगा, ये सब डिसाइड किया था माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947। उसका 2 काम था। पहला, ब्रिटिश इंडिया को 2 डोमिनेंस में डिवाइड करना, इंडिया और पाकिस्तान, और दूसरा, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है उनकी टेरिटरी इंडिया में आएगी या पाकिस्तान में आएगी, ये डिसाइड करना या इंडिपेंडेंट रहना। फिर ये प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाने का बहुत बड़ा काम था और इसे पूरा करने के लिए जुट गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया गया। टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स है, उसमें से 552 स्टेट्स इंडिया के साथ थे और 13 स्टेट्स पाकिस्तान के साथ थे। इन 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 प्रिंसली स्टेट के साथ हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन कर लिया और वो बन गया भारत का पार्ट। बस 3 जगह आके बात फंसी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। एक एक करके देखते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहले जूनागढ़ के निज़ाम मुस्लिम थे और वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। राजा का बिल्कुल मन नहीं था कि वो इंडिया के साथ जुड़े, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था और वहाँ की पब्लिक इंडिया का पार्ट बनना चाहती थी। इसी वजह से जूनागढ़ में रेफरेंडम किया गया। रेफरेंडम का मतलब आसान भाषा में वोटिंग सिस्टम, जहां पब्लिक वोट करेगी कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाहती है या पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहती है या इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। वहां के रेफरेंडम के अनुसार इंडिया के पक्ष में बात आई और जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया। अब बात करते हैं हैदराबाद की। जितने भी प्रिंसेस स्टेट्स हैं उसमें से हैदराबाद सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पैसे वाला स्टेट था। यहाँ की दिक्कत थोड़ी अलग थी। यहाँ का निज़ाम ना ही पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, ना ही हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, बल्कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। पर जैसे कि पूरे देश में लूटमार और रिलीजियस टेंशन चल रही थी, उसी वजह से वहाँ पे भी वैसा सेम सिचुएशन था, जिसकी वजह से वहाँ के फोर्सेस उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मदद मांगी हिंदुस्तान से और पटेल जी ने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो में पास वाले स्टेट्स में से पुलिस जाकर मदद करेगी हैदराबाद में। इसी वजह से सितंबर 1948 में निज़ाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन करके इंडिया से जोड़ने का फैसला किया। अब आते हैं जम्मू और कश्मीर पर। वहाँ के राजा हरि सिंह हिंदू थे, जो गुलाब सिंह के पोते थे, और वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। राजा को अपनी गद्दी से बहुत प्यार था और वो अपनी गद्दी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। आपको पता ही होगा ट्रीटी ऑफ लाहौर 1946 में जब कश्मीर को खरीदा गया था,
गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर से खरीदा था 25 लाख रुपए देकर। राजा जम्मू और कश्मीर को ना भारत का हिस्सा बनने दे रहे थे ना पाकिस्तान का। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से एक समझौता साइन करवाया जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिससे वो स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगा फिलहाल। पाकिस्तान अपनी नीयत को काबू में नहीं रख पाया और समझौता साइन करने के बाद भी उसने 10,000 लोगों की फौज खड़ी की जो सिविलियन की तरह दिखते हो, जिसे आज़ाद कश्मीर फौज भी कहते हैं, जो कश्मीर पर अटैक कर सके। कश्मीर की फौज में ऑलरेडी मुस्लिम भरे पड़े थे, जिसकी वजह से डर था कि वो आज़ाद कश्मीर फौज के साथ मिल ना जाए, और जिसका डर था वही हुआ। हज़ारों आदिवासी पठानों की मौत हुई थी। इसी मुश्किल को देखते हुए राजा मदद के लिए हिंदुस्तान के पास आया। इसी अवसर का फ़ायदा उठाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा को एडवाइस दी कि इंडिया की सेना भेजने से पहले इंडिया का पार्ट बन जाए। राजा के पास और कोई चारा नहीं बचा और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, और उसमें एक और कंडीशन थी कि जैसे ही यहाँ शांति होगी तो यहाँ प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड का मतलब एक वोटिंग सिस्टम होगा वहाँ की पब्लिक के बीच कि वो हिंदुस्तान का पार्ट बनना चाहती है या पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहती है या इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पाकिस्तान फ्रॉड मानता है और कहता है कि ये फोर्सफुली साइन करवाया गया था, जिसकी वजह से 75 साल तक दोनों देश के बीच खटपट है। यहाँ वॉर जो 1-1.5 साल से चल रहा था उसे रिजॉल्व करने के लिए नेहरू जी यूएन चले गए। कुछ लोगों के हिसाब से यूएन जाना सबसे बड़ी गलती थी, जैसे कि 1-1.5 साल तक तो युद्ध चल ही रहा था, थोड़े साल और चलता तो इंडिया ज़रूर पूरे एरिया को कवर कर लेता। फाइनली यूएन का रिजोल्यूशन आया और उसमें 3 पॉइंट्स थे। पहला, पाकिस्तान को कहा गया कि उनकी सेना को पीछे कर ले कश्मीर से। दूसरा, इंडिया को कहा गया कि वो अपनी फोर्सेस कम कर ले और उतनी ही रखे जितनी की ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और तीसरा स्टेप है कि फाइनली वहाँ पे प्लेबिसाइड हो। तब से ये लड़ाई वही रुकी हुई है जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और लड़ाई अभी तक चल रही है दोनों देश के बीच में और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा अभी तक। अब इंडियन जम्मू और कश्मीर और पीओके को कंपेयर करके देखते हैं। जहाँ इंडिया में बहुत से नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, और वहीं दूसरी हाथ पाकिस्तान में बजट कट हो रहे हैं करप्ट पॉलिटिशियन की जेब भरने के लिए, और साथ ही साथ चाइना रास्ता बना रहा है उनकी टेरिटरी से उनका काम ख़त्म करने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रास्ते से हट गया है चाइना को अपीज करने से और अलाउ कर रहे हैं गोल्डन प्लान ऑफ फॉर्मिंग सी रूट पीओके से। इस्लामाबाद ट्रीटमेंट के दरमियान ये सेंटर बन गया टेररिज्म के लिए। और दूसरी तरफ न्यू दिल्ली पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ जम्मू और कश्मीर को वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट बना दिया गया पूरे वर्ल्ड में। कोई कंपैरिजन है ही नहीं पीओके कैपिटल मुजफ्फराबाद का और श्रीनगर और जम्मू से, जो ट्विन कैपिटल है जम्मू और कश्मीर का। ये कंपैरिजन ऐसा है कि मुंबई का कंपैरिजन किसी गांव के साथ कर रहे हैं। जेएनके में 4 एयरपोर्ट्स है, वहीं पीओके में 2। 35 यूनिवर्सिटीज़ जम्मू और कश्मीर में हैं और पीओके में सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज़। 2812 हॉस्पिटल्स है इंडिया जम्मू और कश्मीर में जो फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है लोगों को, और दूसरी और 23 हॉस्पिटल है पीओके में, जिसकी वजह से बहुत से लोग मरते हैं हर महीने वहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ और लैक ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से। पीओके में ट्रांसपोर्टेशन एकदम घटिया है, जिसकी वजह से डेली बेस पे लोगों की जान जाती है। पीओके की आवाम ये सब देखने के बाद वहाँ की मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि वो इंडिया से जुड़ जाए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है पीओके के बारे में कमेंट्स में बताएं। चलो इसी के साथ हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।